अमेज़न। हम सब बचपन से इसे सबसे बड़ी नदी के रूप में पढ़ते आए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नदी नहीं है। अमेज़न बेसिन लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, यानी एक पूरा महाद्वीप। बरसात के मौसम में ये नदी इतनी दूर तक बहती है कि इसके ऊपर अभी तक एक भी पुल नहीं बनाया जा सका। हर 24 घंटे में अमेज़न नदी करीब 19 क्यूबिक मीटर पानी महासागर में लेकर जाती है। ये मात्रा मुंबई जैसे शहर की 10 साल की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। इसी अमेज़न नदी के चारों ओर फैला हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सभी जैविक प्रजातियों में से 1/3 से अधिक यहीं पाई जाती हैं और नियमित रूप से नई प्रजातियां भी खोजी जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ भयानक दानव जैसे जीव रहते थे और आज भी उनके अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के भी निशान मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। आखिर अमेज़न नदी के नीचे क्या है? आखिर क्यों अमेज़न नदी इतनी रहस्यमय है? तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अमेज़न नदी की लंबाई 6275 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कई छोटी नदियों को अपने में समेटे हुए है। अब यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका की नील नदी है, लेकिन ये सवाल अभी भी वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय है और इसकी कई अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। मुख्य सवाल ये है कि स्रोत किसे माना जाए। अगर अमेज़न नदी के स्रोत को मरन माने तो अमेज़न की लंबाई 6400 किलोमीटर है। अगर अपैची को स्रोत माने तो अमेज़न की लंबाई 6992 किलोमीटर हो जाती है, जो 6650 किलोमीटर लंबी नील को बहुत पीछे छोड़ देती है। और अगर उचायली को सोर्स माने तो अमेज़न की लंबाई 7100 किलोमीटर हो जाती है और नील नदी उसके आसपास भी नहीं आती। अमेज़न नदी इतनी विशाल है कि इसके कुछ हिस्सों में इसके नाम तक अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इसके शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक इसका नाम 6 बार बदलता है। इसके मध्य भाग में स्थानीय लोग इसे सोलिमोइस कहते हैं और केवल अंतिम भाग, जो इसकी कुल लंबाई का 1/3 है, को अमेज़न कहा जाता है। अमेज़न की कई प्रमुख सहायक नदियों के नाम उनके पानी के रंग से जुड़े हैं और यहाँ प्रकृति ने रंगों के साथ अद्भुत खेल दिखाया है। उदाहरण के लिए रियो नीग्रो का पानी काला दिखाई देता है, जबकि मडेरा में पानी सुनहरे लाल रंग का है। ब्राजील के मनाउस के पास रियो नीग्रो पीले और मटमैले सोलिमोस के पानी से मिलती है, जो एंडीज की ढलानों से नीचे बह रही होती है। ये दोनों नदियां एक ही धारा में मिलती हैं और लंबे समय तक दो अघुलनशील तरल की तरह अलग अलग बनी रहती हैं। पूरा अमेज़न बेसिन एक विशाल लोलैंड एरिया है जो वर्षावनों से ढका हुआ है और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में फैला है। ये क्षेत्र ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और बोलीविया तक फैला हुआ है। बेसिन का क्षेत्रफल 6.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो हमारे ग्रह की कुल भूमि का लगभग 5% है। इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से की जा सकती है, जो लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये नदी अत्यधिक गहरी है। इसके सबसे गहरे हिस्सों में इसकी गहराई 150 मीटर तक पहुंचती है। अब ये तो जाहिर है कि इतनी विशाल नदी का निर्माण बहुत लंबे समय में हुआ है। अमेज़न का उद्गम मियोसीन युग में लगभग 11 मिलियन साल पहले एक महाद्वीपीय नदी के रूप में हुआ। इसकी आधुनिक रूपरेखा लगभग 2.4 मिलियन साल पहले प्रारंभिक प्लाइस्टोसीन काल में बनी, लेकिन इससे पहले कई लाखों वर्षों के दौरान इस नदी ने अपने आकार में परिवर्तन लाया, खुद को फिर से एक नया आकार दिया और यहाँ तक कि बहाव की दिशा भी उलटी कर दी। इतना ही नहीं, क्रेटेशियस काल में प्रारंभिक अमेज़न नदी अफ्रीकन नदी प्रणाली का हिस्सा थी। ये अफ्रीका के वर्तमान आंतरिक हिस्से से पश्चिम की ओर बहती थी। यहाँ आपको जरूर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो फिर अमेज़न नदी अफ्रीका का हिस्सा किस तरह हो सकती है? पर दोस्तों, ये सच है कि अपने इतिहास में अमेज़न नदी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में सफल रही। मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। मोटे तौर पर कहें तो उस समय ये दोनों विशाल महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे वेस्टर्न गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। 80 मिलियन साल पहले ये दोनों महाद्वीप आखिरकार एक दूसरे से अलग हो गए। इसी प्रकार अमेज़न नदी दो अलग अलग महाद्वीपों पर पहुंच गई और उनके बीच कोई जल संधि नहीं, बल्कि एक पूरा महासागर आ गया। इस समय अमेज़न नदी साउथ अमेरिका में दक्षिण की ओर बहती थी, लेकिन जल्दी ही ये भी बदलने वाला था। 15 मिलियन साल पहले एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण का मुख्य चरण शुरू हुआ। ये टेक्टोनिक मूवमेंट नास्का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे खिसकने से हुआ। एंडीज के निर्माण ने अमेज़न नदी के रास्ते को रोक दिया, जिसके कारण पानी वहीं पर स्टोर होने लगा
और अमेज़न बेसिन को एक विशाल आंतरिक समुद्र में बदल दिया। धीरे धीरे ये विशाल जल क्षेत्र एक विशाल दलदली मीठे पानी की झील में बदल गया और यहाँ के जीव जंतु मीठे पानी में जीने के लिए अनुकूलित हो गए। 11 से 10 मिलियन साल पहले पश्चिम से पानी ने बलुआ पत्थर को तोड़ते हुए रास्ता बनाया और अमेज़न ने पूर्व की ओर बहना शुरू कर दिया, जो इसके पहले की दिशा के बिल्कुल विपरीत था। उस समय तक सेनोजोइक हिमयुग समाप्त हो चुका था और अमेज़न में जीवन अपनी सारी विविधताओं के साथ फलने फूलने लगा, जैसा कि हम आज देखते हैं। सतह पर जीवन के फलने फूलने के अलावा इन लाखों वर्षों में नदी बेसिन के नीचे भी बहुत कुछ घटित हुआ। अमेज़न नदी के समानांतर इसकी एक जुड़वा नदी भी बहती है, लेकिन वो जमीन से कई किलोमीटर नीचे, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को काफी समय तक कोई जानकारी नहीं थी। 2011 में ब्राजीलियन जियोफिजिकल सोसाइटी की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में, जो कि रियो डी जनेरियो में आयोजित हुई थी, वैज्ञानिकों के एक समूह ने अमेज़न बेसिन पर की गई कुछ जियोलॉजिकल रिसर्च पेश की। इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिक समुदाय में बेसिन के प्रति रुचि को फिर से जागृत कर दिया और बहुत सी नई चर्चाओं को शुरू कर दिया। भारतीय वैज्ञानिक वालिया मनथाल हमजा, जो कि ब्राजील के नेशनल ऑब्जर्वेटरी से जुड़े हैं, इनकी गणनाओं से पता चला है कि अमेज़न बेसिन के इस क्षेत्र में एक विशाल भूमिगत प्रवाह अवश्य होना चाहिए। यह जल प्रवाह बहुत बड़ा है और अमेज़न नदी के ठीक नीचे स्थित है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है, यानी कि अमेज़न नदी के 4 किलोमीटर नीचे एक और विशाल अनजान नदी बहती है। ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि नदी के नीचे एक और नदी कैसे हो सकती है, बट ये सही है और कई एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी किया जा चुका है। इतनी बड़ी खोज के सम्मान में इस नदी का नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर हमजा नदी रख दिया गया। जब वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों साल पुराने कुओं में कई सारे सिस्मिक सेंसर और अन्य उपकरण लगाए, तो उनके डेटा ने इस भूमिगत जल प्रवाह के स्थान को पहचानने में मदद की। इस डेटा से पता चला कि वहां वाकई में एक प्रवाह है और यह भी उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में अमेज़न नदी बहती है। लेकिन इन दोनों की चौड़ाई और गति में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। जहां अमेज़न नदी की चौड़ाई 1 से 100 किलोमीटर तक होती है, वहीं हमजा नदी 200 से 400 किलोमीटर तक चौड़ी है। वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो भूमिगत हमजा नदी की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, लेकिन इसकी प्रवाह गति बहुत ही धीमी है। जहां अमेज़न की औसत गति लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड है, वहीं हमजा की गति 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम है। इसका मतलब है कि हमजा को असल में नदी कहना भी उचित नहीं है। इसकी तुलना एक ग्लेशियर की गति से की जा सकती है। हालांकि अपनी विशाल क्षमता के कारण हमजा नदी अटलांटिक महासागर के जल में योगदान करती है। ये नदी करीब 3000 क्यूबिक मीटर पानी हर सेकंड अटलांटिक महासागर में ले जाती है। अमेज़न की ये रहस्यमयी भूमिगत हमशक्ल नदी हमजा भी अमेज़न के मार्ग का अनुसरण करती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए महासागर से नीचे गहराई में मिलती है। हमजा और अमेज़न नदियां पृथ्वी की क्रस्ट के अलग अलग स्तरों पर बहने वाली एक यूनिक जियोलॉजिकल सिस्टम को प्रदर्शित करती हैं। ये दोनों अमेज़न बेसिन की प्रमुख जल निकासी प्रणालियां हैं। इन नदियों का अस्तित्व चाहे जितना भी रहस्यमय क्यों न हो, लेकिन अमेज़न बेसिन के इस क्षेत्र में और भी कई अद्भुत और रहस्यमय चीजें हैं। अमेज़न नदी अपने आप में एक विशाल इकोसिस्टम है। जैव विविधता के संदर्भ में अमेज़न के वर्षावन और नदी अत्यधिक समृद्ध है। यह नदी लगभग 54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बेसिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल बेसिन बनाती है। अब तक के अध्ययनों से पता चला है कि अमेज़न नदी में लगभग 3000 मछलियों की प्रजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर खोज कार्य लगातार जारी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ प्रजातियों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में केकड़े, शैवाल और कछुओं की हजारों प्रजातियां भी पाई जाती हैं और उम्मीद की जाती है कि भविष्य में इनकी और भी प्रजातियां खोजी जा सकती हैं। अमेज़न नदी में कई प्रकार के स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ एक खास प्रकार की डॉल्फिन भी रहती है, जिसे अमेज़न नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 80 फीट तक हो सकती है और इसकी स्किन का कलर इसकी उम्र के साथ बदलता रहता है। युवा अवस्था में इसका रंग हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये गुलाबी दिखाई देती है और फिर अंत में सफेद रंग में बदल जाती है। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं में डॉल्फिन मछली को लेकर एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। लोगों का कहना है कि ये डॉल्फिन्स किनारे आकर सुंदर महिलाओं का रूप धारण कर लेती हैं और अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित कर नदी की गहराइयों में ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त अमेज़न नदी के मीठे पानी में अमेज़ोनियन मैनेटी नाम की मछलियां भी रहती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग सीखो कहते हैं। ये मछलियां केवल मीठे पानी में पाई जाती हैं,
और इसलिए सीमित जल क्षेत्र में ही जीवित रह सकती हैं। इस कारण इनकी संख्या में काफी कमी आई है और अब ये संरक्षित की जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो गई हैं। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों का व्यापक जल क्षेत्र कई शिकारी जानवरों का भी निवास स्थान है। इस क्षेत्र में ऊदबिलाव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और यह उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। ऊदबिलाव की शिकार की प्रवृत्ति और मांसाहारी स्वभाव के कारण इसे यहाँ रिवर वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊदबिलाव पानी में मछलियों का शिकार करते हैं और उनमें से पिरान्हा मछली इनका पसंदीदा भोजन है। लेकिन जल स्तर में लगातार गिरावट और जंगलों के घटने के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। साथ ही अमेज़न के जंगलों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के चलते इनका शिकार तेजी से हो रहा है, जिससे इनकी संख्या में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है और अब इन्हें भी संकटग्रस्त प्रजातियों में गिना जाने लगा है। अमेज़न नदी को पानी में रहने वाले सांपों के लिए प्रमुख आवास माना जाता है। इसके उथले पानी में विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे लंबा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जिसे अमेज़न नदी के उथले पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा अमेज़न नदी में एक और खतरनाक शिकारी कैइमन भी पाया जाता है। यह छिपकली की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि कैइमन यहाँ पिछले 8 करोड़ सालों से मौजूद हैं। नदी के बनने से भी पहले कैइमन ने इस जल क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यह पानी में सबसे फुर्तीला और खतरनाक शिकारी माना जाता है। यह प्राणी लगभग 5 मीटर लंबा और करीब 500 किलो वजनी होता है। अमेज़न नदी के उथले पानी में हरे रंग के एनाकोंडा भी मिलते हैं, जो पानी में रहने वाले अजगरों की एक खास प्रजाति है। ये अद्वितीय प्रजाति केवल अमेज़न के वर्षावन में बहने वाली इस नदी के उथले पानी में ही पाई जाती है। अमेज़न नदी को मछलियों की हजारों प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल घर माना जाता है। यह दुनिया की इकलौती नदी है जहां मछलियों की इतनी विशाल विविधता पाई जाती है। प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा किसी अन्य नदी के जल बेसिन में नहीं देखा गया है। माना जाता है कि अमेज़न नदी में हर साल मछलियों की लगभग 50 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। अमेज़न के इस जैव विविधता से भरे जल क्षेत्र में अरापाइमा नाम की मछलियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें ब्राजील में पेरारूकू के नाम से जाना जाता है। यह मछलियां केवल मीठे पानी में पाई जाती हैं और मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में मानी जाती है। यहाँ पाई जाने वाली अरापाइमा मछलियां लगभग 15 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इसके अलावा अमेज़न नदी में अरोवाना और खतरनाक पिरान्हा मछलियां भी बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। यहाँ की मछलियों को शिकारी मछलियों में गिना जाता है। इनमें से अरोवाना को सबसे बड़ी शिकारी मछली माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 47 इंच तक हो सकती है। अमेज़न के उथले पानी में पिरान्हा मछलियों की 30 से 60 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सर्वाहारी होती हैं। ये मछलियां पानी में आने वाले जानवरों का शिकार करती हैं और इनमें से कुछ प्रजातियां मनुष्यों को भी निशाना बना सकती हैं। इंसानों पर हमला करने वाली सबसे खतरनाक प्रजाति लाल पिरान्हा मानी जाती है, जो यहाँ काफी संख्या में मिलती है। अमेज़न नदी का जलीय संसार आश्चर्य से भरा हुआ है। यहाँ का नजारा देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने इसे बेहद खूबसूरती से बनाया है, क्योंकि यहाँ इतनी प्रजातियों की विविधता है कि गिनना भी मुश्किल हो जाता है। इस नदी में कैटफिश की एक प्रजाति भी पाई जाती है, जो कैटफिश की 1200 प्रजातियों में से एक है। इसके अलावा यहाँ कैटफिश की दूसरी प्रजाति कुमाकुम्बा भी पाई जाती है। अपने आकार और वजन के कारण यह इस प्रजाति की सबसे बड़ी मछलियों में गिना जाता है। अमेज़न नदी में कुमाकुम्बा मछली की लंबाई लगभग 12 फीट तक और वजन करीब 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा अमेज़न नदी में शिकार से बचने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करने वाली खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल भी पाई जाती है। यहाँ इलेक्ट्रिक ईल की 100 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। अमेज़न नदी केवल बड़ी मछलियों या विशालकाय कैइमन और एनाकोंडा का घर ही नहीं है, बल्कि इसके मीठे और उथले पानी में विभिन्न प्रकार के माइक्रोबायोटा भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन माइक्रोबायोटा पर अब तक बहुत कम शोध हुआ है, लेकिन फिर भी अमेज़न नदी में इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न नदी की करीब 1000 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से लगभग 12 नदियां 1500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी हैं। इनमें मडीरा नदी प्रमुख है, जो ब्राजील की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई लगभग 3250 किलोमीटर है। इसके अलावा पुरुष नदी, जो ब्राजील से निकलती है और अमेज़न की सहायक नदियों में से एक है, लगभग 3210 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अमेज़न नदी में जपूरा नदी भी मिलती है, जिसकी लंबाई लगभग 2820 किलोमीटर है।
और भी कई विशाल नदियां हैं जो अमेज़न में आकर मिलती हैं। इतनी ज्यादा सहायक नदियों के कारण ही अमेज़न नदी का जल बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जल बेसिन क्षेत्र बनाता है। दक्षिण अमेरिका का लगभग 40% क्षेत्र अमेज़न नदी के जल बेसिन क्षेत्र में आता है, जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। साल भर बहने वाला अमेज़न का पानी यहाँ के विशाल वर्षावनों के विकास में बहुमूल्य योगदान देता है। बरसात के मौसम में इसकी अधिकांश सहायक नदियों में बाढ़ आने से अमेज़न नदी का जल स्तर लगभग 9 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे आसपास के जंगलों में भीषण बाढ़ आ जाती है। अमेज़न नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी एक विशाल क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। सामान्य दिनों में अमेज़न नदी का पानी लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढकता है, लेकिन बरसात के मौसम में यह 3 गुना से अधिक बढ़कर 3,50,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। अमेज़न नदी अपने मीठे पानी का बड़ा हिस्सा महासागरों में छोड़ देती है। माना जाता है कि अमेज़न नदी पूरी दुनिया के मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा अटलांटिक महासागर में बहा देती है और बरसात में यह मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। जब अमेज़न का मीठा पानी महासागर के खारे पानी में मिलता है तो महासागर का रंग बदल जाता है और पानी की अम्लता कम हो जाती है। मीठा पानी हल्का होने के कारण समुद्र की सतह पर तैरता है, जिससे इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को कई बार समुद्र का पानी मीठा महसूस होने लगता है। अमेज़न नदी की एक विशेष बात यह है कि अटलांटिक महासागर में गिरते समय यह किसी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि दुनिया की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने पर डेल्टा बनाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अमेज़न नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट को जब यह समुद्र में छोड़ती है तो अटलांटिक महासागर की शक्तिशाली लहरें इसे अपने साथ दूर तक बहा ले जाती हैं। इस वजह से अमेज़न नदी महासागर में किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बना पाती। अमेज़न नदी बहते हुए ओरिनोको की घाटियों में एक जलमार्ग का निर्माण करती है, जिसे कसिकियार नहर कहा जाता है। यह नहर दक्षिण की ओर बहने वाली रियो नीग्रो नदी और अमेज़न नदी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जिससे यह एक अनोखी नदी बन जाती है जो 2 विशाल नदी प्रणालियों को जोड़ती है। अमेज़न नदी अपनी विशाल लंबाई और अद्वितीय जैव विविधता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस नदी की एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसके ऊपर कोई पुल नहीं बना है, जो इसे विश्व भर में एक आश्चर्य का केंद्र बनाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमेज़न नदी की चौड़ाई 10 से 100 किलोमीटर के बीच है, जिससे इतनी चौड़ी नदी पर पुल बनाना लगभग असंभव है। साथ ही अमेज़न नदी जिन इलाकों से होकर बहती है, वहां सड़क मार्ग की अनुपस्थिति के कारण पुल की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। यदि कभी नदी को पार करने की आवश्यकता हो तो इसे साधारणतः नाव के माध्यम से किया जा सकता है। अमेज़न नदी और उसका वर्षावन प्रकृति का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो प्राकृतिक आश्चर्य और समृद्धि से भरा हुआ है। लेकिन बदलते पर्यावरणीय हालात और बिगड़ते इकोसिस्टम के कारण अमेज़न के वर्षावन लगातार सिकुड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ होने वाली वर्षा में भी कमी देखी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेज़न नदी में पानी की आवक में गिरावट आई है। इस कमी के कारण इस नदी के जल में रहने वाले जीवों के लिए खतरा पैदा हो गया है और वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमने इस दिशा में कदम नहीं उठाए और प्राकृतिक संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया तो यह अद्वितीय वन संपदा और प्रकृति के आश्चर्य हम हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अमेज़न नदी, उसके वर्षावनों और पृथ्वी के फेफड़ों को बचाने के लिए प्रकृति संरक्षण की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। हमें ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करे और वे इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि पृथ्वी फिर से हरियाली और समृद्धि से भर जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।